गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेधावी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो नया टॉपिक है वो है मॉडल्स, और मॉडल्स देखेंगे हम कि मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सो राइट डाउन द हेडिंग मॉडल्स। मॉडल्स की हेडिंग डाल लो भाई। हेडिंग डाल लीजिएगा मॉडल्स, और मॉडल्स पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, मॉडल्स एग्जैक्टली क्या है। ये इस तरीके के शब्द हैं जो आपने देखे होंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के शब्द होते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली मॉडल्स क्या हैं वो चीज़ें हम समझते हैं। तो देखो, आपने कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे, कैन, कुड। मेरे साथ साथ लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे। मे, माइट, इवन आपने देखा होगा शुड, वुड। जो ये शब्द हैं, ये सभी शब्द आपके क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? मॉडल्स कहलाते हैं। ये सभी आपके कौन हैं? मॉडल्स हैं। तो आपने ये वाक्यों में कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू वगैरह। इस तरीके के शब्द जो देखे होंगे वो आपके क्या हैं? मॉडल्स हैं। दूसरी चीज़, ये मॉडल्स लगते कहाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, जब कभी भी आपको सेंटेंस बनाना होता है तो आपका सेंटेंस किस तरह से बनता है? सबसे पहले आता है कौन? आपका सब्जेक्ट। फिर उसके बाद कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद कौन आता है? मेन वर्ब। और उसके बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द फ्रेमिंग ऑफ आवर सेंटेंस। ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हमेशा लगता भी है। दूसरी चीज़ यह है कि इसके अलावा कोई भी और संरचना नहीं होती, यही संरचना होती है। सबसे पहले शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन रखे जाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सभी को पता होगा। इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज वगैरह, ये सब आपकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि मॉडल्स का जो इस्तेमाल होता है वो किसके स्थान पर होता है? इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कहाँ लगता है भाई? हेल्पिंग वर्ब के जगह लगता है। या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या मॉडल्स आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग सकती है या फिर मॉडल्स लगती है। मॉडल्स यानी क्या होती है? कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड वगैरह। तो ये कहाँ पर आएगी? जस्ट सब्जेक्ट के बाद। कहने का अर्थ यह है कि अगर इसकी फ्रेमिंग की जाए तो कैसी फ्रेमिंग होगी? तो सबसे पहले आएगा भाई सब्जेक्ट, और अगर मॉडल्स लगाना है तो वो किसके स्थान पर आता है? वो आता है आपके हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। किसके स्थान पर आता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल्स, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो आपका ये स्ट्रक्चर होगा। यदि आप मॉडल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह हमेशा ये किसके स्थान पर यानी किसकी प्लेस पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के। और कहाँ आता है? तो सब्जेक्ट के बाद आता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। इफ़ यू वांट टू यूज़ द मॉडल्स इन अ सेंटेंस, यू कैन यूज़ मॉडल आफ्टर द सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी आप मॉडल लगाते हैं तो मॉडल्स लगाने के बाद आपको दो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी, और वो क्या क्या है? देखो, मॉडल्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें हैव नहीं होता, और एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें हैव होता है। ठीक है, एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें हैव होता है, और एक ऐसे मॉडल होते हैं जिसमें हैव नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मॉडल्स के बाद कौन आती है? मेन वर्ब आती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे मॉडल्स जिसमें हैव नहीं है उसमें कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जिसमें हैव है उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बस मॉडल्स के साथ दो ही तरीके की मेन वर्ब इस्तेमाल की जाती है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों के अलावा कोई और भी वर्ब नहीं लगती।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे इज एम आर के साथ V1 प्लस ING लग जाता है, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, V2 भी लगती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मॉडल्स में केवल 2 ही वर्ब लगेगी, एक V1 और V3, साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला यानी हैव वाला है और कुछ ऐसा है जो इसमें हैव नहीं है, यानी जो मॉडल्स का सीधा अर्थ होता है आपका, आपको हमेशा ध्यान रखना है कैन, कुड, मे, माइट। जैसे ही आपको अगर सुनते हैं मॉडल्स है तो मॉडल्स का मतलब कैन, कुड, ये सब अभी लिखवाने वाला हूँ, तो इतना दिमाग तो रखना है, इमेजिन करना है कि जैसे ही अगर आपके दिमाग में समझ में आता है कि मॉडल्स, तो मॉडल्स का मतलब समझ में आना चाहिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह इस तरीके के शब्द। इनके ये 2 तरीके के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो एक हैव लगता है और एक ऐसे होते हैं जिसमें हैव नहीं लगता। बस इतना ध्यान रखना कि जिसमें हैव लगता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और जिसमें नहीं लगता उसमें आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझ लीजिए कि जिसमें हैव नहीं है ना, वो आपका कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना वो आपका प्रेजेंट होता है। ये किसको डेडिकेटेड होता है, ये किसको डिफाइन करता है, तो ये प्रेजेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। और जिसमें हैव होता है ना, वो पास्ट को डिफाइन करता है। ये दोनों लिखते चलिएगा साथ साथ, है ना, ये ध्यान रखें। जिस मॉडल में हैव लगा होता है वो आपका पास्ट को डिफाइन करता है, और जिसमें हैव नहीं लगा होता वो आपके प्रेजेंट को डिफाइन करता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्लियर। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसमें जो हिंदी आएगी ना, इसमें वो आएगी आपकी कुछ इस तरह से, है, हैं और कुछ इस तरह की हिंदी आएगी। और जो ये हैव वाला है उसमें पास्ट के हिसाब से आएगी, था, थी और थे। बस ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा, बेसिक ध्यान रखेंगे जिससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। जिसमें हैव है वो पास्ट का है, जिसमें हैव नहीं है वो प्रेजेंट का है, ठीक है। चल, और हैव वाले के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। और उसके बाद जो मॉडल विथआउट हैव वाला है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये समझ में आया कि मॉडल लगता कहाँ है, मॉडल लगता है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, यानी हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे आप और मॉडल लगा देंगे। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मॉडल और हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लगा दें, ये पॉसिबल नहीं है ना। हम साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो मॉडल लगाओ या हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मॉडल कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और वी कैन से इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बट वी कैन नॉट यूज टुगेदर in a single sentence. If you want to use the helping verb, and if you really want to use can, could, may, might, shall, should with the helping verb, so you cannot use, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो आपको इस्तेमाल करना होगा हेल्पिंग वर्ब या इस्तेमाल करना होगा मॉडल्स, लेकिन दोनों को साथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हैव आ रहा है, नहीं, तो ये हैव जो है ये मॉडल को पूरा करता है जो कि पास्ट की फॉर्म को शो करता है। मैंने आपको बताया ना, अगर किसी मॉडल के साथ हैव आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा पास्ट है, और अगर हैव नहीं आ रहा है तो वो प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है ये चीज़। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली जो अपना मॉडल नहीं, वो साथ के उसके साथ बनता है तो मॉडल की गिनती में आता है, नहीं तो ऐसे नहीं, ठीक है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोचने वाली बात है, मॉडल हमें शो क्या करते हैं, मॉडल हम पढ़ते ही क्यों हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखेंगे जब हम मॉडल का इस्तेमाल वाक्य में करते हैं तो मॉडल्स हमें क्या शो करते हैं, देखते हैं। मॉडल्स डिपिक्ट, मॉडल हमें क्या दर्शाते हैं, तो देखो मॉडल हमें बहुत सारी चीज़ें दर्शाते हैं। जैसे कि मॉडल का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, एबिलिटी शो करने के लिए। यदि आपको अपनी योग्यता शो करनी है, एबिलिटी समझते हैं ना, योग्यता शो करनी है, उस समय उसके लिए इस्तेमाल करना होगा। दूसरी चीज़ अगर आप बात करें, एबिलिटी नहीं तो पावर शो करना है, यानी शक्ति बतानी है, या फिर एबिलिटी हो गया, पावर हो गया, कैपेसिटी हो गई, कैपेसिटी, क्षमता जिसे आप कहते हैं। तो एबिलिटी यानी योग्यता, पावर यानी शक्ति, या कैपेसिटी यानी कि क्षमता। अगर आप कभी दर्शाना चाहते हैं तो आपको मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब दिए हैं बट यू डोंट हैव मॉडल्स, ठीक है, एंड आई एम नॉट गिविंग यू मॉडल्स टू यूज़। मैं आपको मॉडल्स नहीं दे रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए।
अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन या आप किसी चीज़ में काबिल हैं या आपकी क्षमता है उस काम को करने की, अब आप बताना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यू डोंट हैव वर्ड। अच्छा, वाई वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस? सेगमेंट नहीं, टेंस का पता करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि इज एम आर वॉज वर लगा हुआ है, इज एम आर लगा है तो प्रेजेंट है, वॉज वर लगा है तो पास्ट है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैन कोड लगा है तो ये क्या है? तो सोचने वाली बात ये है कि हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल आप करते हैं वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस बताती है, यानी वो किस समय की बात कर रहे हैं वो बताता है। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉडल्स इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं जिससे कि आप क्या बता सकते हैं? योग्यता बता सकते हैं, क्षमता बता सकते हैं, शक्ति बता सकते हैं। जैसे मुझे बताइए, आप बोलते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई कैन गिव द आंसर। अगर मैं कहता हूँ कि आपके अंदर क्षमता है इसको उठाने की, अगर आप उठा सकते हैं तो आप कहेंगे कि आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द पोडियम। अगर नहीं है तो आप कहते हैं आई कैन नॉट। मैं आपसे कहता हूँ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, क्या आप इस गणित का प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप बोलते हैं यस आई कैन, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलते हैं नो आई कैन नॉट। तो जो कैन नॉट और कैन जो है वो एबिलिटी, पावर और किसको बताता है? कैपेसिटी को बताता है। ठीक है, तो मॉडल्स हम इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? मॉडल्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ये चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए। और हेल्पिंग वर्ब क्या दर्शाता है? आपकी टेंस को बताता है कि वो किस समय का सेंटेंस है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 2 मिनट समझिएगा, हम छोटा सा एक वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर आई एम गोइंग, और यहाँ मैं कहता हूँ आई वॉज गोइंग, और यहाँ मैं कहता हूँ आई शैल बी गोइंग। अगर आप यहाँ समझ पाएंगे तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आई और गोइंग, आई और गोइंग, आई और गोइंग सेम है। डिफरेंस केवल किस में आ रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब में। एम हो गया, यहाँ वॉज हो गया, और यहाँ शैल बी हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं इसका हिंदी कैसे किया जाता है, कभी भी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है? फर्स्ट नंबर इसे लिया जाता है, फिर पीछे से आप नंबर को काउंट करते हैं, सेकंड इसे ट्रांसलेट करना है, थर्ड इसे करना है ना? फिर इसे फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है, अब इसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या ट्रांसलेट होगा। देखिए भाई, मैं जा रहा, अगर मैं इसे ट्रांसलेट ना करूं तो समझिएगा क्या लिखा हो रहा है? मैं जा रहा हूं या था या कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं अभी। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं जा रहा, मैं जा रहा, क्योंकि हमने कहा है कि किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो रहा शब्द आ जाता है। किसी भी वर्ब के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है, तो क्या लग जाता है? रहा। तो गो का मतलब जाना, तो जा रहा, तो सभी में जा रहा, लेकिन ना ये पता नहीं चल रहा है कि कब जा रहा, अभी जा रहा, बाद में जा रहा है या जाएगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रही। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं जा रहा, एम का मतलब मैंने आपको बताया है, हूँ होता है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा होगा। तो ये कौन बता रहा है? अब आपको पता चल रहा है, अगर मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं मतलब अभी जा रहा हूं, मैं जा रहा था मतलब मैं जा रहा था पास्ट में, और मैं जा रहा होऊंगा मतलब भविष्य में। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसको डिफाइन करता है? टेंस को। इससे हमें ये पता चलता है कि काम अभी का है या पहले का है या बाद में होगा, हाँ या ना? तो ये फ्यूचर बता रहा है। अगर आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या शो करती है? टेंस। लेकिन आपका जो कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड यानी मॉडल्स जो हैं वो कभी भी ऐसा शो नहीं करते। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। वो क्या शो करते हैं? तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डिपिक्ट करती है, क्या डिपिक्ट करती है भाई? हेल्पिंग वर्ब बताती है टेंस, और मॉडल्स जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, और भी चीज़ें हैं जैसे कि लिखते चलेंगे साथ साथ, पॉसिबिलिटी। अब मुझे बताइए, किसी की आपको संभावना बतानी हो, पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। पावर का अर्थ क्या होता है? शक्ति।
या बल, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। बात समझ रहे हैं? ठीक है, पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे पॉसिबिलिटी कैसे, पॉसिबिलिटी ऐसे, संभावना कैसे व्यक्त करते हैं। आप मान लीजिए मैं कहता हूं कि बादल हो रहे हैं और आप कहते हैं कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अगर बादल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप कहेंगे शायद पानी तो गिर सकता है। मध्य हो रहे हैं तो शायद के सेंस में जो हम वाक्य बोलते हैं उसे कैसे बोलेंगे, तो ऑब्वियसली मॉडल्स के थ्रू। आप वहाँ पर एक शब्द है मे, MAY, मे, इट मे कम टुडे, आप बोलते हैं आई मे ज्वाइन दिस पार्टी, मैं कर सकता हूँ, श्योर नहीं है। अगर कभी भी मे का इस्तेमाल होता है ना तो वहाँ पर वो क्या होता है, श्योर नहीं होता है। वो क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा शो करता है कौन, मे शब्द। और जो क्षमता, शक्ति, कैपेसिटी, ये सब शो करने वाला शब्द है वो है कैन। अगर आप अपना बल, योग्यता बताना चाहते हैं तो वो कैन है। अगर आप 50-50 के सेंसेस में कह रहे हैं कि भाई हाँ 50-50 के चांस में अगर ऐसा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं जा भी सकता हूँ, इस तरीके के सेंस में अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं, ठीक है। उसी तरीके से आपने देखा होगा एडवाइस भी होती है, एडवाइस कहते हैं, सजेशन भी कहते हैं। एडवाइस और सजेशन दोनों एक ही हैं दोस्त। तो एडवाइस और सजेशन यानी सलाह। तो जब आप सलाह देते हैं, लेते हैं, तो उसके लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, मॉडल्स इस्तेमाल किया जाता है। और उसके लिए मॉडल्स कौन है, तो उसके लिए मॉडल्स है शुड। आपने सुना होगा एक शुड करके एक मॉडल है ना, जो कि किसका पास्ट फॉर्म होता है, शैल का। शैल का पास्ट फॉर्म है शुड। आप बोलते हैं ना यू शुड गो देयर, यू शुड ज्वाइन द मीटिंग, यू शुड टेक द क्लासेस कंटिन्यूसली। तो आपको अपनी क्लासेस में लगातार लेना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड फोकस ओवर योर स्टडी, है ना, यू शुड डू द हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ये चाहिए के सेंस में आप जो बताते हैं ना, शुड का हिंदी में जिसमें सलाह देते हैं, तो सलाह देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, शुड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो आपने पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, एडवाइस, सजेशन, और इवन आप प्रार्थना भी करते हैं, प्रे भी करते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी आप मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, प्रे मीन होता है प्रार्थना। वो कौन कौन से हैं भाई मॉडल्स, तो वो मॉडल्स होते हैं आपके मे मॉडल का ही इस्तेमाल आप प्रार्थना के लिए करते हैं, और मे मॉडल का ही इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, है ना। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि मॉडल्स का जो है वो क्या क्या चीज़ें दर्शाता है, उसका मैं हिंदी मीन भी आपको बताता चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे, पोलाइट ऑफर के लिए भी आप मॉडल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट ऑफर के लिए, पोलाइट ऑफर को क्या कहते हैं, विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन। और ये विनम्र निवेदन कैसे होता है भाई, और कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता है, वुड। जैसे आप सुनते हैं वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, क्या आप मेरे साथ खाना पसंद करेंगे, शाम का, रात का, सुबह, या क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद। ये बहुत सारी चीज़ें जो विनम्र निवेदन और काफ़ी ज़्यादा विद ड्यू रिस्पेक्ट की जाती है, वो आपके क्या होते हैं, पोलाइट ऑफर होते हैं। पोलाइट ऑफर को करने के लिए भी आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इवन इसके बाद अगर आप बात करते हैं ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्लिगेशन में कैसे भी, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है भाई, कर्तव्य, है ना। कर्तव्य जो है, जो आपकी ड्यूटी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं ऑट टू का, OUGST, ऑट टू, है ना। सो इसके लिए आप जो इस्तेमाल करने वाले मॉडल्स हैं वो कौन है, ऑट टू है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन दैट मीन प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता मतलब किसी चीज़ के लिए मना ही करना, ठीक है, जैसे फॉरबिड कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे, इसीलिए हम क्यों मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का इस्तेमाल डिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज शोज द टेंस, वेयर एज
The models show something that like possibility, ability, advice, suggestion. There are a lot of things that shows. Okay, हमेशा ध्यान रखें. अब एक चीज़ हम लोगों ने देखी है, वो क्या देखा है कि there are two types of models. First one is without have and second one is with have. If you have without have, that you have to use main verb with the first form, and there is a with have, then you have to use main verb of third form. Okay, if you want to place the models in the sentence, then what is the place of models? So you have to use in the place of helping verb. That means it comes after the subject. If you want to use a model, then what is the sequence of the sentence? The sentence sequence of first comes subject, and after that models, and after that main verb, and after that object. Got it? चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं. हेडिंग डालिएगा मॉडल्स आर. मॉडल्स आर कौन कौन से मॉडल्स हैं भाई, वो देख लीजिए. मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, सीक्वेंशियली ही लिखना है, एक के नीचे एक लिखना है. ठीक है, लिख लिया सभी ने.
हो गया। ये हमारे सारे मॉडल्स हैं। जो कि कहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, कैन से, जो कि डेयर तक। अब इसका हिंदी भी समझते हैं। और एक सबसे प्यारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हैव केवल पास्ट फॉर्म में लगता है। ध्यान देना, पहले कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने लिखा है कैन, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट को डिफाइन करता है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये किसको बता रहा है, ये फॉर्म को बता रहा है। तो कैन का पास्ट फॉर्म कौन है? कुड। उसी तरह मे का पास्ट फॉर्म कौन है? माइट। और शैल का पास्ट फॉर्म क्या है? शुड। शैल का पास्ट फॉर्म क्या है? शुड। और विल का पास्ट फॉर्म कौन है? वुड। विल का पास्ट फॉर्म है वुड। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है? पास्ट फॉर्म है ना। हैव जितने भी लगते हैं ना, ये सब पास्ट फॉर्म में लगते हैं, इनमें नहीं लगता। बहुत कम होते हैं जो एक आध लगा होगा, जैसे मस्ट। वैसे ये सब क्या है? प्रेजेंट है। तो आपको हैव जो लगाना है वो किस में लगता है? हमेशा पास्ट फॉर्म में लगता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है टेक्निकली, और कुछ नहीं, बस। चलिए अब इसका हिंदी मीन लिखते चलते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कैन, कैन का अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका हिंदी निकलता है सकता है। एग्जैक्ट यही निकलेगा। क्या निकलेगा? सकता है, ठीक है। कुड यदि आता है तो उसका मीन निकलता है सका या पाया। सका या पाया। कुड हैव आता है तो मैंने आपको कहा था हैव वाले में था थी थे आता है ना, तो आप लिखेंगे सकता था। सकता था। मे का हिंदी होता है सकता है। माइट का हिंदी होता है सकता है। माइट हैव का हो सकता है सकता था। ये जहां लिखेंगे एग्जैक्ट यही मीन निकलने वाला है, इतना ध्यान रखना है ना। लिख लिया। उसके बाद शुड। शुड कहीं लिखा हो, उसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ हो जाता है, इसका मतलब ये रहता है चाहिए। उसका अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड हैव लगा है तो चाहिए था। I told you about if the model uses have, then you have to use you have to use for past. That means you have to use था थी थे in the sense of हिंदी। तो चाहिए के साथ क्या जाएगा? था। मस्ट का हिंदी क्या होता है? मस्ट का हिंदी होता है चाहिए। और मस्ट हैव का होता है चाहिए था। और टू का मतलब क्या होता है? चाहिए। और टू हैव का मीन होता है चाहिए था। यानी सभी में चाहिए और चाहिए था। मैंने इनको कैटेगराइज इसलिए किया हुआ है, एक साथ चाहिए चाहिए वाले ले लिए, एक साथ सकता वाले ले लिए, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ देखिए, शैल और विल जो है वो किसके लिए डिफाइन करता है भाई? मैंने आपको बताना भी चाहता हूँ और पहले भी शायद बताया है कि शैल और विल जो आपके हैं मॉडल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। वी डोंट हैव helping verb for the future, so that's why we have to use modals instead of helping verb. It works as a helping verb, it works as a model, but it is a model, it is not a helping verb. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो शैल और विल का हिंदी क्या होता है सभी को पता है, गा गी गे।
यूज्ड टू का मीन क्या होता है भाई, और वुड का मीन क्या होता है? तो था, थी, थे, था, थी, थे। हैज टू और हैव टू, ध्यान रखना, हैज और हैज टू दोनों डिफरेंस हैं। हैव और हैव टू में दोनों में अंतर है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है, दो तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए हैज आया या हैव आया, और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव तो आया ही है, और उसके साथ क्या आया है? टू। उसके साथ क्या आया है? टू। तो अगर हैज टू और हैव टू आ रहा है तो ये मॉडल्स हैं, और अगर केवल हैज और हैव आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और हमको पता है हैज और हैव के बाद कौन आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना? हैज और हैव हमारे पता है। और अगर हैज और हैव टू आ रहा है तो इसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये मॉडल्स हैं और ये अपना क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो हैज टू और हैव टू कब लगाया जाता है? इसका हिंदी क्या है? तो देखो हिंदी इसका ये होता है, कोई काम करना है तो उसके लिए बोलते हैं करना है, या फिर आप बोलते हैं करना पड़ता है। करना पड़ता है। हैड टू का क्या होगा? हैड टू का होता है, क्योंकि ये पास्ट है, तो करना था, और उसके लिए क्या होगा? करना पड़ता था। करना पड़ता था। और विल हैव टू का मतलब करना होगा या करना पड़ेगा। करना होगा या करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हिंदी होती है इसमें। whenever you use models you should know what is the meaning of Hindi, what is the meaning in Hindi of the particular models. If you use can, that mean is सकता है. If you use could, their mean is सका या पाया. could have सकता था. ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये कब कब इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसके हिंदी मीन क्या है, लेकिन इसका अर्थ ये इस्तेमाल किस सिचुएशन में होंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो वो चीज़ हम लिखते हुए चलेंगे। हाँ, वुड, हाँ वुड एक पोलाइट ऑफर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक मैंने अगर ब्रॉड सेंस में अगर मैं कहूँ तो वो ये जो ठीक। अब देखो कैन, कुड और कुड हैव का इस्तेमाल किया कब जाता है भाई? इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कैन, कुड और कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है क्या शो करने के लिए? तो एबिलिटी लिखते चलिएगा प्लीज। एबिलिटी, कैपेसिटी, और पार, ये तीन चीजें शो करने के लिए कैन, कुड और कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जिनका हिंदी में अर्थ होता है योग्यता,
आप किसी चीज के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, यू कैन यूज कैन. इफ यू आर नॉट एबल, यू कैन नॉट यूज कैन. कैपेसिटी, क्षमता. If someone has capacity to do something, that time they can use, या he can use, she can use can. If they don't have capacity to do, that time they can use, cannot use can. Power यानी शक्ति या बल. तो ये चीजें शो करता है, ठीक है. उसके बाद में माइट और माइट हैव क्या शो करता है? तो ये शो करता है भाई पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी होता है, विश होती है और प्रे. ये इन चीजों में इस्तेमाल होता है. किस किस में? संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए कि कोई चीज होगी या नहीं होगी. विश यानी क्या होता है? प्रार्थना भी होता है, इच्छा भी होती है, और एक विश जो आप अभिवादन करते हैं, तो ये अभिवादन करते वक्त भी होता है. अभिवादन. प्रे का मतलब होता है प्रार्थना. तो प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त भी आपने सुना होगा, जैसे बहुत कॉमन एक सेंटेंस सुना होगा, क्लॉज सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू. बहुत ही छोटा सा है. आपने दिवाली वगैरह में भी जब आप किसी को विश करते हैं तो वो क्या होता है? मे दिस दिवाली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, समथिंग समथिंग आप बोलते हैं, है ना. तो मे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मे का इस्तेमाल अभिवादन, प्रार्थना और संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना. दूसरी चीज आप शुड एंड शुड हैव. शुड एंड शुड हैव का इस्तेमाल कब किया जाता है भाई? तो शुड और शुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है सलाह के लिए, यानी सजेशन के लिए. और ये कैसी सजेशन है भाई? तो ये सजेशन है आपकी जनरल. जनरल सजेशन का अर्थ क्या होता है? कि मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए. सामान्य सलाह, ठीक है. अब वो क्या है, मैं भूल गया था जनरल लिखना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसको, ठीक. हिंदी मतलब अगर आप निकालें तो आप इसको लिख सकते हैं सामान्य सलाह. जब आप सामान्य सलाह किसी को देते हैं उस समय आपको क्या इस्तेमाल करना है? सलाह. सामान्य सलाह के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? शुड और शुड हैव का. उसके बाद मस्ट और मस्ट हैव. मस्ट और मस्ट हैव. मस्ट और मस्ट हैव का इस्तेमाल क्या होता है और इसका हिंदी एग्जैक्ट क्या होता है? तो इसका हिंदी एग्जैक्ट होता है जरूर करना चाहिए. जब कभी भी आप मस्ट देखेंगे या मस्ट हैव देखेंगे तो आपको क्या लिखना है? उसमें वर्ड लगा देना है हिंदी, जरूर करना चाहिए. एग्जैक्ट हिंदी इसका ये होता है. जैसे मैं बोलता हूं यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए. तो शुड में और मस्ट में अंतर क्या है? तो शुड में और मस्ट में अंतर केवल ये है कि ये कंपल्शन शो करता है, यानी अनिवार्यता, इसे करना ही करना है, जरूर करना है. लेकिन शुड में ऐसा नहीं है. हमने शुड में सलाह दे दी, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए. तो शुड और मस्ट में अंतर समझ में आया? इफ यू वांट टू यूज शुड दैट इज अ जनरल सजेशन, एंड इफ यू वांट टू यूज अ मस्ट दैट मीन इट इज अ कंपल्शन एडवाइस या कंपल्सरी एडवाइस. ओके. लिखिएगा कंपल्सरी एडवाइस. अनिवार्य सलाह मतलब इसमें आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए.
उसके बाद ought to एंड ought to have का क्या होता है भाई? ought to और ought to have का मीन होता है चाहिए और चाहिए था, ये तो यही रहेगा, लेकिन ये शो करता है ऑब्लिगेशन। क्या शो करता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। कर्तव्य है ना, कि ये आपका कर्तव्य है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी मॉरल वैल्यू से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, मॉरल वैल्यूज, नैतिक सलाह जितनी भी होगी ना, उस नैतिक सलाह में आप क्या इस्तेमाल करोगे? ought to और ought to have to। जैसे पर्यावरण को बचाना चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो जो भी आपकी पैट्रियटिज्म से रिलेटेड, जो भी आपकी ड्यूटीज से रिलेटेड अगर वाक्य होंगे और उसमें ऐसा है कि किसी को आप सलाह दे रहे हैं, दैट टाइम यू हैव टू यूज ought to एंड ought to have। उसके बाद है shall और will। shall और will क्या होता है? shall और will सभी को पता है भाई, भविष्य को दर्शाता है, फ्यूचर को। फ्यूचर को क्या करता है? शो करता है, यानी भविष्य। उसके बाद यूज्ड टू एंड वुड। I will explain you broadly whenever we learn about it, but I am telling you exactly why we are using used to and would. So we can say this is used for past habits। used to का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? past habits के लिए किया जाता है। वहीं would का भी किया जाता है, लेकिन would का और भी अंतर है। would का इस्तेमाल polite offer के लिए भी किया जाता है ना, तो वो मैं बताऊंगा। तो पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदतों के बारे में। पुरानी आदतें, अगर आपको कोई भी ऐसी आदत बतानी है जो पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, जैसे स्कूल जाया करते थे, पहले कहीं आप खेलने जाया करते थे, प्रैक्टिस करने जाया करते थे, कराटे की क्लासेस करते थे या म्यूजिक क्लासेस करते थे, वो अब नहीं करते। ऐसा जो काम पहले किया करते थे अब डिसकंटिन्यू है। द वर्क विच इज डिसकंटिन्यू राइट नाउ, दैट टाइम ऑफ वर्क यू हैव टू यूज, यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ यूज टू। एंड नेक्स्ट थिंग हैज टू एंड हैव टू। हैज टू एंड हैव टू वगैरह ये जितनी भी ये तीनों हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ये शो करते हैं कंपल्शन। आप बोलते ना यार मुझे करना पड़ता है, मुझे क्या करें, मजबूरी है। तो जब आप किसी काम को मजबूरी में करते हैं तो प्रेजेंट की मजबूरी ये शो करता है, हैज टू हैव टू, हैज टू और हैव टू। जैसे मान लीजिए अगर ठंड है या गर्मी है, फिर भी आपको दोपहर में आना पड़ रहा है कोचिंग, तो आप बोलते हैं आई हैव टू अटेंड द क्लासेस एट नून। दोपहर में मुझे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, क्यों? मजबूरी है, करना पड़ रहा है। तो जो प्रेजेंट की चीजें हैं वो आपको अगर मजबूरी में आप कर रहे हैं तो हैज टू और हैव टू। इसके दो अर्थ है। जैसे मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं, यानी मुझे जाना है, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव टू गो, मुझे जाना है। लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ता है, इच्छा नहीं है, जाना पड़ता है, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो। लेकिन वहां पर हिंदी मीन क्या हो जाएगा? मुझे जाना पड़ता है। कारण ये है, इसके डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मुझे पढ़ना है, आई हैव टू डू स्टडी, आई हैव टू डू स्टडी, मुझे पढ़ना है। तो आप क्या बोले? मुझे खाना है, आई हैव टू हैव, या आई हैव टू ईट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब मैं कहीं का बता रहा हूं, मुझे जाना पड़ता है, तो वही इस्तेमाल करना है, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लीजिए वो काम आपको पहले करना पड़ता था या करना था, मुझे जाना था, मुझे आना, बोलते ना यार मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाया, मुझे उससे बात करनी थी, मैं कर नहीं पाया। आई हैड टू टॉक, आई हैड टू मेक अ कॉल, आई हैड टू गो देयर। या मुझे जल्दी सुबह उठना पड़ता था पहले, कोई सिचुएशन ऐसी होगी, मान लीजिए जॉब लगने के बाद आप ही कहेंगे उस समय हमको जल्दी उठना पड़ता था, तो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो काम तीनों मजबूरी शो करते हैं, बट ये प्रेजेंट की मजबूरी, ये पास्ट की और ये फ्यूचर की, ठीक है। इसका लिख लीजिएगा कंपल्शन।
ये क्या शो करता है? कंपल्शन। कंपल्शन यानी अनिवार्यता, अनिवार्यता। अनिवार्यता यानी कंपल्शन। तो ये दोनों तरीके के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जाना है, पढ़ना है, देखना है, खेलना है, जो भी है, और करना पड़ता है, देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इस तरीके के सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद नीड और डेयर में तो आपको पता ही होगा, नीड और डेयर में हमेशा ध्यान रखेंगे, नीड का इस्तेमाल किया जाता है जरूरत, और डेयर का इस्तेमाल किया जाता है हिम्मत के सेंस में। सो दीज आर द मॉडल्स जो हमें पढ़ने हैं, ये इसके हिंदी हैं, और कब किस सिचुएशन में इस्तेमाल होंगे वो चीज़ हमने देख ली। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।